हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो कि पेपर नंबर 102 है, फंडामेंटल कोर्स है। इसके टॉपिक पे जो है हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करेंगे तो वो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट विजन्स अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया विद रिस्पेक्ट टू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक पहलू के संबंध में स्वतंत्र भारत के बारे में विभिन्न दृश्य। इन विभिन्न जो है डिफरेंट डिफरेंट जो विजन्स हैं ये पढ़ेंगे हम 3 बेसिस पर, और वो 3 बेसिस हमारे रहेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। इस बेसिस पे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। इंडिया के प्रीवियस टाइम में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी स्ट्रगल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें बहुत से आंदोलन हैं, युद्ध हैं जो बहुचर्चित हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रोलर एक्ट आया था, पंजाब में सैनिक शासन हुआ था, हंटर कमेटी का गठन किया गया था, खिलाफत आंदोलन हुए थे, कांग्रेस की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी जिस जिसके बारे में जो हम भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान किए गए उनके प्रयासों के अंतर्गत इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जिसमें मुख्य रूप से जो है हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके द्वारा किए गए आंदोलनों, उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें मोस्टली जो फेमस रहता है वह है फॉर एग्जांपल चोरा चोरी कांड या फिर आंदोलन, जो कि 5 फरवरी 1922 को चलाया गया था। ये जो आंदोलन है या फिर चोरी चोरा कांड जो है, ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक गांव में कांग्रेस के 3000 लोगों के विशाल जुलूस पर पुलिस की गोलीबारी हो गई थी। इससे गुस्सा होकर जिस भीड़ पे गोलीबारी हुई थी, उस भीड़ ने क्या किया, उत्तेजित होकर पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही आग में जो है जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना पे जो है वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अनुभव किया कि आंदोलन अब जो है बहुत हिंसक हो रहा है। तो अतः उन्होंने क्या किया, आंदोलन को स्थगित कर दिया या फिर उस आंदोलन को बंद करने की उन्होंने घोषणा कर दी। इससे बहुत से लोगों को जो है, कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जो है दुख हुआ। वो इसके अगेंस्ट भी थे और उन्होंने क्या किया, गांधी जी के बारे में भला बुरा भी बोला कि इस मुकाम पे आकर उन्होंने इस चोरी चोरा कांड को रोक दिया। ये भी फेमस है। उसके बाद बात आती है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आती है, जहाँ पे सबसे पहले जैसे भारतीयों को ब्रिटिश एम्पायर के ड्यूरिंग जो है नमक पे भी जो है उनको कर देना पड़ता था। अब नमक पे कर देना पड़ता था तो नमक तो गरीब से गरीब घर में भी और अमीर से अमीर घर में भी यूज़ में लाया जाता था। तो गरीब को खाने के नमक पे भी जो है कर देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। तो इसके अगेंस्ट क्या किया महात्मा गांधी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना के साथ हुआ है। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह की ट्रेनिंग दे दी और 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी अपने चुने हुए 79 कार्यकर्ताओं के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी, जो समुद्र तट पर बसा हुआ एक गांव था, की ओर चल पड़े 79 कार्यकर्ताओं के साथ। और ये बात है 12 मार्च 1930 की। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, 200 मील की लंबी यात्रा उन्होंने जो है जो यात्रा उनकी साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, 200 मील उन्होंने जो है 24 दिनों में तय की। ये डिस्टेंस जो है उन्होंने 24 दिनों में पूरा किया और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को दांडी समुद्र तट पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक
कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह प्रारंभ किया। जो नमक कानून था उसे तोड़ दिया कि नमक पे जो भी कर है वो अब जो है कोई आम आदमी नहीं देगा, उसे उन्होंने तोड़ दिया। और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसके बाद शुरू हुआ। और इसकी आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं शिमला सम्मेलन की। शिमला सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ बात आती है वेवल योजना की। वेवल योजना, अब यहाँ बात आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेवल योजना। तो 1945 ईस्वी में उसकी शुरुआती दौर में क्या हुआ कि लॉर्ड वेवल भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वो बहुत ही लिबरल थॉट्स वाले थे, वो बहुत ही उदारवादी विचारधारा वाले थे। उन्होंने जब भारत की दुर्दशा देखी तो उन्होंने फैसला लिया कि भारत की संवैधानिक समस्या के हल करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की जाएगी, जिस योजना में बहुत सी बातें कही गई थी। उनमें से कुछ बातें हैं जैसे कि कार्यकारी परिषद में मुसलमानों व हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति पर भारत के लोग अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे। और उन्होंने कहा कि शिमला में शीघ्र ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये सम्मेलन तो चलाया गया, सम्मेलन में जो है 22 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अलग अलग प्रतिनिधियों ने, कुछ कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, कुछ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, और इनके अलावा भी बहुत से दलों और वर्गों ने जो है शिमला सम्मेलन में जो है आने का निमंत्रण जो होता था, इनविटेशन, उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे जिन्ना और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मौलाना आज़ाद, इनका मानना था कि जिस मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि ही लिए जाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था, ये बात थी जिन्ना की कि मुस्लिमों के लिए केवल जो मुस्लिम लीग बनेगी उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि ही शामिल होने चाहिए। वो एक कमेटी बनाई गई थी वेवल के द्वारा, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय 1945 के समय। तो उस कमेटी के लिए उन्होंने क्या कहा कि इस लीग में मुसलमानों का ही होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उस समय मौलाना आज़ाद, उन्होंने कहा या उन्होंने माना कि इसमें हिंदुओं का भी, हिंदू नेताओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये सम्मेलन चलता रहा लेकिन इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। एक पक्षीय रिजल्ट जो है सामने नहीं आया, जिसका नतीजा सामने ये आया कि 14 जुलाई 1945 ईस्वी को जो है ये आंदोलन, ये सम्मेलन जो है या फिर शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है इसे स्थगित कर दिया गया और ये जो है असफल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आंदोलन भी असफल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि माउंट बेटन योजना एवं भारत का विभाजन, माउंट बेटन योजना सामने आई। माउंट बेटन योजना जो है 1947 में हुई, लेकिन इससे पहले जो है 1946 में देश की हालत जो है बहुत ही बिगड़ चुकी थी। देश में आक्रोश बढ़ गया था, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। ब्रिटिश रूल और एम्पायर के अगेंस्ट वो लड़ने के लिए जो है तैयार हो गए थे पूरी तरीके से। तो इसका रिजल्ट 1946 में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि 1946 में जो है मजदूर हड़तालें बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है भारतीय लोग ज़्यादातर मजदूर बन गए थे। तो 1946 में क्या हुआ, सबसे मुख्य जो है डाक हड़ताल हुई। 1946 में ही रेल हड़ताल हुई और फरवरी 1947 में कलकत्ता में ट्राम मजदूरों की हड़तालें हो गई। और उसके बाद जो है माउंट बैटल योजना जो है वो आई। माउंट बैटल योजना में जो है, जो हमने पहले बात की थी शिमला समझौते के साथ वेवल योजना, उसी की बात को आगे रखा गया। जब वेवल योजना या शिमला सम्मेलन असफल रहा तो इसके लिए जो है, जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड वेवल, उनको भी जिम्मेदार घोषित किया गया और उन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। उसके बाद जो है उनकी जगह माउंट बैटन को भेजा गया है और माउंट बैटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन इनकी नियुक्ति के बाद भी जो है हालात इतने खराब हो गए कि जो है
वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो वेवल के द्वारा बातचीत की गई थी, योजना की बात की गई थी, उसका नतीजा क्या हुआ कि उस बातचीत के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत सांप्रदायिक और राजनीतिक समस्या का एकमात्र समाधान क्या है? पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लेना। जो भारत के विभाजन की मांग की गई थी उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। माउंटबेटन योजना के समय ये बात महसूस की गई और 3 जून 1947 ईस्वी को ये योजना प्रस्तुत की गई कि माउंटबेटन योजना इसे नाम दिया गया क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। इसलिए इस योजना का नाम हुआ माउंटबेटन योजना। इस योजना में मुख्य 2 बातें कही गई थी। एक, 1947 ईस्वी में भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत को हस्तांतरण कर दिया जाएगा। और दूसरा, भारत व पाकिस्तान नामक 2 राज्यों में भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इस योजना को स्वीकार कर लिया और इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आया? भारत विभाजन, भारत पाक विभाजन। अब ये पूरी जो हमने कहानी पढ़ी या सुनी, इसी बेसिस पे अब हम आगे बात करेंगे डिफरेंट विजन्स अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड एस्पेक्ट टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, कि इस बेसिस पे सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो है क्या असर पड़ा भारत पे, भारत में क्या क्या हुआ। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल विजन्स। सोशल विजन में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मॉरल डिग्रेडेशन। मॉरल डिग्रेडेशन, नैतिक पतन, मॉरल डिग्रेडेशन। तो इसके अंतर्गत जो है जब भारत और पाकिस्तान का फाइनली जब विभाजन हो गया तो इसका असर जो है पूर्ण रूप से जो है लोगों पे पड़ा, आम लोगों पे पड़ा। तो विभाजन के कारण लोगों का नैतिक पतन हो गया। कानून व्यवस्था बिगड़ जाने से सामाजिक तथा नैतिक पाबंदियों का भय खत्म हो गया, जिसके कारण सामुदायिक दंगों, हत्याओं, लूटपाट एवं आगजनी ने लोगों के नैतिक स्तर को गिरा दिया। जो उसके मॉरल वैल्यूज़ थे उन वो ख़त्म हो गए। दूसरे धर्म के लोगों के बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों का कत्लेआम जो है रोज़ाना होने लग पड़ा। और इसी के बारे में जो एक रिपोर्ट सामने आती है कि भारत पाक विभाजन के बाद जो है पंजाब में लगभग 5,000 महिलाओं का अपहरण जो है किया गया। तो ये किसका नतीजा था? ये नतीजा था जो मॉरल डिग्रेडेशन हुई है, जो नैतिक पतन हुआ था, उसका रिजल्ट जो है सामने आया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, अ फीवर इन सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक ढांचे में जो है परिवर्तन कैसे आया, इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। जब देश का विभाजन हुआ, हिंदू लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारत से मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए, तो वो लोग किस में काउंट किए जाने लगे? वो लोग गिने जाने लगे शरणार्थियों में। तो शरणार्थियों ने नए क्षेत्र में अपने आप को अकेला पाया। उन्हें भौतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से नया परिवेश तो मिला, लेकिन जहाँ उन्हें जीवन जीने के लिए जो है नए रिलेशन जो है बनाने पड़े या फिर नए संबंध जो है स्थापित करने पड़े। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुरानी जगह को छोड़ के नई जगह पे गए और नए लोगों के साथ उन्हें दोबारा जो है अपने नए रिश्ते बनाने पड़े। और शुरुआती दौर में जो है उन्हें शुरुआती दौर में जो है उन्हें बहुत ही हीन भावना फील होती थी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उन शरणार्थियों में जो है आ गया था। पश्चिमी पंजाब में हीन भावना के कारण ही जो है कुछ लोग भूख भिखारी बन गए, कुछ लोग भूख से मर गए, कुछ वैश्यावृत्ति में चले गए, कुछ चोरियां करने लगे और कुछ डकैतियां करने लगे। क्यों? क्योंकि जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, उनके अपने ही एक देश को 2 भागों में बांट दिया गया, तो सर्वाइवल के लिए उन लोगों को ये सब करना पड़ा। नेक्स्ट इज ग्रामीण प्रथाओं पर चोट, ब्लो विलेज ट्रेडिशंस। ग्रामीण जो प्रथाएं थी, जो विलेज की जो ट्रेडिशंस थे, उनको आघात पहुंची, उन्हें चोट पहुंची। कैसे? जब एक ही बिरादरी के लोग
शरणार्थियों के रूप में जो है, पुनर्वास के रूप में जो है विभिन्न गांवों, कस्बों, शहरों में बंट गए थे। एक ही बिरादरी के लोग, एक ही परिवार के लोग बंट गए थे। तो उसका रिजल्ट सामने क्या आया कि उन्हें अपने पड़ोस में कौन रहता है उससे भी वो लोग जो है वाकिफ नहीं थे। वह अपने ही पड़ोस में, अपने ही सराउंडिंग के एरिया में जो है अननोन लोगों के जैसे रहने के लिए बाध्य हो गए। तो ग्रामीण इलाके में जो माहौल होता है, मिलनसार माहौल होता है, लोग बहुत ही सोशलाइज होते हैं, उस चीज़ की जो कमी महसूस की गई। तो ग्रामीण जो ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो गई। जब लोग आपस में जानते ही नहीं है तो ट्रेडिशन को कायम कैसे रखेंगे। एंड द नेक्स्ट इज सोशल राइज अप, सामाजिक उत्थान। देखिए, जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उस स्थिति में उसके नकारात्मक रिजल्ट जो है हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसके जो सकारात्मक प्रभाव है उससे भी जो है हम आंखें बंद नहीं कर सकते। उससे भी जो है हम जानते हैं, या फिर कुछ बिंदुओं के आधार पे हम उसकी चर्चा करते हैं। उन्हीं में से एक बिंदु है सामाजिक उत्थान, सोशल राइज अप। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब एक दूसरे की आदतें, जब लोग एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गए सर्वाइवल के लिए, शरणार्थी के रूप में एक ही बिरादरी के लोग डिवाइड हो गए अलग अलग शहरों कस्बों में, तो क्या हुआ कि एक दूसरों की आदतों से परस्पर परंपराएं सीखी उन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका उदाहरण सामने आता है कि पूर्वी पंजाब में रोहतक के जाटों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों में सामाजिक संकुचितता, लेकिन जो उनका नैरो माइंडनेस था समाज के प्रति, वो नहीं था। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो पर्दे का प्रचलन था वो कम हो गया। भले ही पाकिस्तान से हिंदू लोग पूर्वी पंजाब में आके बसे, और पूर्वी पंजाब में जो है रोहतक के जाटों की संख्या ज़्यादा थी और वहाँ थी पर्दा प्रथा प्रचलित, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से हैं उन्होंने इस प्रथा को जो है, इस ट्रेडिशन को जो है कंटिन्यू नहीं किया आगे। तो इससे क्या हुआ, ये बुराई जो है ख़त्म हो गई। तो इसका टाइटल जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि सोशल राइज अप, सामाजिक उत्थान हुआ है इसके द्वारा। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल विज़न की बात करते हैं। पॉलिटिकली क्या हुआ, इन पॉइंट्स के बारे में जो है हम बात करेंगे। फर्स्ट इज रिडक्शन इन एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब सूबे के क्षेत्रफल में कमी, लेकिन कैसे? पंजाब जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में मिल गया, पाकिस्तान की तरफ वाली पार्टीशन में वो चला गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि हिंदू जो है 51.9% रह गए, सिख जो है 39.7% रह गई, हरिजन जो है 6.9% रह गए, और ईसाई जो है 0.2% रह गई। पूर्वी पंजाब की आबादी का 1/5 भाग जो है इधर उधर, या हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से बिगड़ गया, या फिर बहुत कम संख्या में लोग जो है वहाँ पे रह गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, रिडक्शन हो गई पंजाब के एरिया की। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, और लोगों का भी जो है हस्तांतरण चलता रहा इसी प्रकार से। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ कम्युनल एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। सांप्रदायिक व अल्पसंख्यक समस्याओं का समाधान। जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि विभाजन के कारण पूर्वी पंजाब से मुसलमान पश्चिमी पंजाब चले गए, तथा पश्चिमी पंजाब में जो हिंदू और सिख थे वो पूर्वी पंजाब चले गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनकी कमी जो है वो ख़त्म हो गई, उनकी संख्या जो है, तादाद जो है वो कम हो गई। जैसे कि जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो सिख जो है संयुक्त पंजाब में अल्पसंख्यक संख्यक थे, वो जो है पहले केवल 13% थे, और पूर्वी पंजाब में जो है 30% थे। तो लेकिन जब ये शिफ्टिंग हुई पूर्वी पंजाब के कारण, पूर्वी पंजाब से मुसलमान पश्चिमी पंजाब आए, पश्चिमी पंजाब से हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब गए, तो ये जो उनकी कम संख्या, जो कम प्रतिशत थी, तो जब कोई संप्रदाय या धर्म विशेष के लोग बहुत ही कम संख्या में होते हैं तो उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। तो वही जो हमने 13% वाली बात की थी वो कन्वर्ट हो गई 30 में, उन लोगों की संख्या वृद्धि हो गई। तो
सॉल्यूशन हो गया कम्युनल एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट इज मिसमैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था। भारत का विभाजन हो गया और विभाजन होने के तुरंत बाद प्रशासनिक व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान कराना जो है बहुत ही चैलेंजिंग काम था उस समय। तो क्या हुआ कि सरकारी कार्यों में देर होने लग गई, मैन पावर की कमी हो गई, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लोगों की कमी महसूस होने लग गई, पढ़े लिखे और एलिजिबल लोगों की कमी होने लग गई, समय कम था और काम ज़्यादा था, देश का विभाजन हो चुका था, भारत के संविधान निर्माण के बारे में सोचा जा रहा था और जो लोग थे ऑलरेडी काम करने के लिए वो बहुत कम लोग थे और काम बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो क्या था, आम लोगों के साथ अपना संपर्क जो है नहीं बना पाते थे, जिससे क्या हो गया, प्रशासनिक कार्य अकुशल रूप से चलाया जाने लग गया। जब लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का संपर्क, जब कांटेक्ट जब आम लोगों के साथ नहीं होगा तो उस काम का रिजल्ट भी जो है बुरा ही आएगा और यही जो है देखने को मिला। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिटल, नई राजधानी की स्थापना। विभाजन के बाद की हम बात कर रहे हैं तो विभाजन के पश्चात कुछ समय के लिए शिमला को पंजाब की राजधानी बना दिया गया, लेकिन शिमला जो है पंजाब के मुख्य शहरों से, मुख्य हेडक्वार्टर से जो है बहुत दूर था। हर काम के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए इतनी दूरी तय कर पाना जो है संभव नहीं थी। तो इसके कारण क्या किया गया कि नई राजधानी की स्थापना करनी पड़ी। अतः ये निर्णय लिया गया कि शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में रोपड़ के निकट नई राजधानी के रूप में चंडीगढ़ की स्थापना की जाएगी। ये पंजाब के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग समान दूरी पर ही था, इसलिए चंडीगढ़ को जो है पंजाब की राजधानी बना दिया गया। एंड द लास्ट इज इंडो पाक वाटर डिस्प्यूट, भारत पाकिस्तान जल विवाद। भारत विभाजन के बाद जल संधि की हम बात करते हैं, जल संधि के रूप में हम इस पॉइंट को मेमोराइज करते हैं, इस बारे में हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। और ये जल योजना है क्या या फिर जल संधि है क्या। नई योजना के लगभग 260 लाख एकड़ भूमि, नई योजना से क्या हुआ कि लगभग 260 लाख एकड़ भूमि सिंचित थी। इस पर 260 से भी इस पर जो है 260 लाख से भी अधिक लोग डिपेंड थे इस भूमि पे, जो संपूर्ण इटली की संख्या से भी कहीं अधिक का रेशो था। भारत ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ती नदियों से नहरें निकाल दी। तो भारत ने क्या किया, इतने ज़्यादा लोग जब कृषि पर आश्रित हो गए तो उन्होंने क्या किया कि भारत पाकिस्तान की तरफ, जो भी भारत से नदियाँ बहती है पाकिस्तान की तरफ, और जो नदियों में नहरें मिलती हैं, नहरें मिलकर नदियों को बड़ा रूप प्रदान करती है, उन नहरों को उन्होंने हटा दिया। उसके पानी को वो इन सिंचाई में 260 लाख एकड़ की ज़मीन में जो है सिंचाई के लिए यूज़ करने लग गए। लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और ये जो है वाद विवाद बहुत लंबा हो गया। अंत में जो है विश्व बैंक के प्रयासों के कारण 1960 में सिंधु पानी समझौता हुआ, जिससे जो है भारत को पाकिस्तान से आने वाली सिंधु नदी के पानी का सिर्फ 20% भाग जो है प्राप्त हुआ है सिंचाई के लिए। नाउ वी आर गोइंग इन टू डिटेल इकोनॉमिक विजन, और इसे भी जो हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज सेटबैक ऑफ इकोनॉमी ऑफ पंजाब, पंजाब की अर्थव्यवस्था को आघात, पंजाब की अर्थव्यवस्था को आघात कैसे पहुंचा। तो इसमें है हमारा कि जो पंजाब की जनसंख्या की जो प्रतिशत में हम बात करते हैं, परसेंटेज में, वो थी पहले 44%, लेकिन जब पूर्वी पंजाब की जनसंख्या जो है केवल 38% रह गई थी विभाजन के बाद। तो लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में कम हो गई। दूसरा, जो मुस्लिम लोग थे, जो डिफरेंट व्यवसाय में जो है बहुत ही कुशल थे, स्किल्ड थे, वो जो है पाकिस्तान चले गए। उनके जाने के बाद उन व्यवसायों में उनकी कमी महसूस की गई। तीसरा,
जो भी शरणार्थी थे उनके पुनर्वास का सारा खर्चा सरकार को देना पड़ता था और सारे पैसे जो है पुनर्वास में खर्चे जाने लगे उस समय में। तो आम लोगों की सर्वाइवल के बारे में या उनके सर्वाइवल को सरल बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जानी थी उसमें कमी आई, जिसके कारण क्या हुआ, पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। उसके बाद हमारा है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, कुशल कारीगरों की कमी। जैसे हमने अभी बात करी कि मुसलमान जो है बहुत से व्यवसायों में कुशल थे, तो जब वो पाकिस्तान चले गए, बहुत ज़्यादा संख्या में मुसलमान पाकिस्तान और भारतीय जो है पाकिस्तान से भारत आ गए, तो मुसलमानों के जाने के कारण क्या हुआ कि विभिन्न व्यवसायों जैसे कि वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, अन्य व्यवसायों में जो है वो स्किल्ड जो लेबर थे वो पाकिस्तान चले गए और जिसके कारण क्या हुआ, उद्योग ठप ठप हो गए। नेक्स्ट है फूड प्रॉब्लम, अनाज की समस्या। काफ़ी बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि पाकिस्तान की तरफ चली जाने से अन्न के उत्पादन में कमी आई। एक अनुमान के अनुसार लगभग 35,000 टन अनाज का उत्पादन कम होने लगा। ये ब्यौरा सामने आया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, छोटे किसानों का शोषण। छोटे किसानों का शोषण किया जाने लगा। कैसे? जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए वो जो है बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, उनमें से कई लोग, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, बहुत से लोग जो हैं छोटे किसान उनके अंडर काम करते थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान से भारत आए तो भारत आने पे क्या हुआ कि उन्हें ज़मीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा जो है काम कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए मिला, जो कि उनके लिए सफिशिएंट नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्हें यहाँ पे छोटे किसानों की जैसे जो है काम करना पड़ा, जबकि वो विभाजन से पहले बड़े जमींदार के रूप में दूसरों से काम लेते थे, लेकिन ये भारत आकर उन्हें जो है खुद काम करना पड़ा। तो इसके रिजल्ट क्या हुआ कि बड़े जमींदारों ने अपने अधीन काम करने वाले छोटे किसानों का शोषण करना आरंभ कर दिया। इससे छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि भारत के विभाजन के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत थे, उसके हानिकारक प्रभाव, दुष्प्रभाव बहुत थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ जो है हमें सफलताएं भी देखने को, या उसके प्लस पॉइंट, उसके रिजल्ट जो हैं पॉजिटिव वे में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आर्थिक विकास, जब विभाजन के प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक स्तर में काफ़ी गिरावट आई, परंतु पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हिंदुओं व सिखों ने एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ, क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन सर्वाइव करना चाहते थे, अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे। उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला टाइम देखा था वह वैसा समय अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे, वो बेहतर भविष्य जो है बच्चों को देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब वह भारत आए एक नए उत्साह के साथ कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि में कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा व शीघ्र पंजाब आर्थिक रूप से संपन्न होता गया। ये उनका रिजल्ट था उनके हार्ड वर्क का। तो आज जो है हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट विजन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल बेस पे या सोशल विजन्स पे। इन 3 विजन्स के बेसिस पे हमने जो है भारत पाक विभाजन के बाद की स्थितियों के बारे में पढ़ा।